नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भले ही अखिलेश यादव 65 से ज़्यादा सीटें बहुत कम अंतर से हारे हों और भले ही उनके गठबंधन ने 125 सीटें जीती हों, बावजूद इन सब के 37% प्लस वोट शेयर, बावजूद इसके कई लोग लखनऊ में कह रहे थे कि अब अखिलेश यादव घर बैठ जाएंगे, अब वो सदन में जाएंगे नहीं, अब वो मायावती के नक्शे कदम है। लेकिन हकीकत यह है कि मेरी जो बातचीत हुई, खासकर उनके कुछ करीबी दोस्तों से, उनका ये कहना था कि हार के बाद, नतीजे आने के बाद 48 घंटे तक 2 दिन अखिलेश अपनी टीम के साथ बैठे और सीट वाइज एनालिसिस किया। एक एनालिसिस उनकी ये भी थी कि तकरीबन 51% से ज़्यादा उनको पोस्टल बैलेट पे वोट मिले बीजेपी की तुलना में, और उन्होंने कुछ ईवीएम की सुरक्षा, ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन और कुछ कम गिनती से जो हार जीत हुई उस पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन सच ये है कि 2 दिन बाद, जी हाँ, 10 मार्च के 2 दिन बाद अखिलेश मैदान में थे और वो आजमगढ़ जा चुके हैं, वो सीतापुर का दौरा कर चुके हैं, वो इटावा का दौरा कर चुके हैं, वो मैनपुरी का दौरा कर चुके हैं, कई जिलों के दौरे कर चुके हैं और कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं। और आज उन्होंने एक, जो उनके बारे में एक परसेप्शन बनाया जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव की तरह वो पार्लियामेंट की तरफ रुक कर जाएंगे, मायावती की तरह वो या तो बंगले में रहेंगे या दिल्ली में रहेंगे, वो सदन नहीं जाएंगे, वो योगी को फेस नहीं करेंगे। आज उस परसेप्शन को तोड़ दिया अखिलेश यादव ने। उन्होंने इस्तीफा दिया, ओम बिरला से मिले, लोकसभा के अध्यक्ष, और उसके बाद उन्होंने सीधे रुख किया लखनऊ की। ये एक नई तरह की राजनीति हमको पहली बार इन 20-25 सालों में, जी हाँ, मुलायम और मायावती के एरा में 20-25 सालों में एक नई तरह की सियासत की शुरुआत मिल रही है। और आज मैं इस पर बहुत कुछ आपको बताने जा रहा हूं। मैं अखिलेश के ऑब्जेक्टिव पर भी बात करूंगा कि इसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथ पे भी बात करूंगा, वीकनेस पे भी बात करूंगा और बहुत सी चीज़ों पर बात करूंगा। उनका फ्लोर मैनेजमेंट क्या होगा और क्या 2024 में अखिलेश कितनी सीटें मोदी की उत्तर प्रदेश से कम करने जा रहे हैं। और आखिर जो सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में वो नरेंद्र मोदी के रास्ते का रोड़ा बनते हैं। दोस्तों, सही मायने में नेता वही है जो हार को स्वीकार करे और जो गलतियां हैं उनसे सबक ले, आकलन करे और आगे का रास्ता तय करे। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जो पिछली गलतियां थी, इस बार की नहीं, 2017 की, जहां वो सदन में, विधानसभा में जाने के बजाय वो संसद की तरफ बढ़ गए और वो 5 साल उन्होंने पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स ज़्यादा की, समय ज़्यादा दिया और सदन उन्होंने अपने सहयोगियों के बूते छोड़ दिया। इस गलती का एहसास हुआ है। और अगर आप देखें कि जिस तरह का जो फ्लोर मैनेजमेंट है, जो नेता आज समाजवादी पार्टी के पास हैं, मुझे लगता है कि अगर आप उनकी पर्सनालिटीज़ देखें, अखिलेश एक अच्छे वक्ता सदन में होंगे, आजम खान, अगर उनका थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम में जो तलखी है, अगर वो आप छोड़ दीजिए, तो उनसे बेहतर ओरेटर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जानकार उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर कुछ चीज़ें हटाएं, आजम खान साहब के गुस्से को भी, जिसमें गुस्सा भी शामिल है। पल्लवी पटेल, एक नई खोज, एक आप कह सकते हैं एक तेजस्वी वक्ता पल्लवी पटेल, जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया। शिवपाल, बहुत अच्छा फ्लोर मैनेजमेंट संगठन के आदमी, वो भी साथ में रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर, और कोई कह रहा था कि असली बुलडोज़र वही हैं,
जिसको चाहें अपनी वाणी से बुलडोज कर सकते हैं। उसके बाद इंद्रजीत सरोज, पासियों के बहुत बड़े नेता और जिन्होंने अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, कई ज़िलों में जो स्वीप किया है समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में और ख़ासकर रायबरेली के आगे, एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें इंद्रजीत सरोज की रही है। फिर ओम प्रकाश सिंह, एक बड़े नेता पूर्वांचल के, अच्छे वक्ता, अच्छे लीडर, अच्छे ओरेटर, और लालजी वर्मा और दारा सिंह चौहान और भी कई नेता। तो आप कह सकते हैं एक बड़ी स्पिरिटेड टीम है जिसमें एक से बढ़कर एक नेता है जो कन्फ्रंट अगर करने पर आ गए, मोर्चा खोल दिया, तो सदन से सड़क तक। योगी जी के लिए सफर इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, जब कोई बातचीत करता है और बताता है कि प्रचंड लहर है मोदी की, बीजेपी की, तो लगता है कि कुछ तो सही कह रहा है। लेकिन जैसे ही आप देश का मानचित्र, नक्शा खोलते हैं और चारों तरफ जब आप छत्रप नेताओं को देखते हैं, तो आपको लगता है नहीं, बाजी इतनी आसान नहीं है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उसके बाद आप देखें नवीन पटनायक, हेमंत सोरेन, जगन रेड्डी, चंद्रशेखर साहब, स्टालिन, केरल में भी एक साहब है, उद्धव ठाकरे, केजरीवाल, भगवंत मान, और एक मजबूत लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी, और अब अखिलेश यादव, वो भी बैठने जा रहे हैं। और जी हाँ, 50-60 विधायकों के साथ नहीं, पिछली बार से 3 गुना ज़्यादा। तो ये जो स्ट्रेंथ है, अगर वाकई इसमें एक तरह का एक कोऑर्डिनेशन हो, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, घबराहट भाजपा को भी होने लगेगी। अब दोस्तों, ये जो नक्शा है, मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र, और इसमें जिस तरह से घेराबंदी कर रखी है रीजनल पार्टीज ने, छत्रपों ने, बीजेपी को, मोदी जी को चारों तरफ से घेरा। और उसमें मैंने अभी कांग्रेस का जिक्र ही नहीं किया, राजस्थान का जिक्र नहीं किया, मैंने छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं किया इसमें। गुजरात में भी आप कह सकते हैं कांग्रेस का एक फॉर्मिडेबल अपोजिशन है, मैं उसका जिक्र नहीं करता हूँ। लेकिन ये नक्शा ये बताता है कि राह इतनी भी आसान नहीं है, वॉकओवर नहीं है जिसको हम कह रहे हैं। और वैसे भी राजनीति संभावनाओं का खेल है, परिस्थितियों का खेल है, तस्वीर कलाइडोस्कोप की तरह, जी हाँ, बदलती रहती है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि अखिलेश की स्ट्रेंथ क्या है, उनका इस बार कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, वीकनेस क्या है, और मैं इस पे फटाफट बताना चाहूँगा। एक अलग वीडियो में उनकी पर्सनालिटी, पॉलिटिक्स, उनका जो इस वक्त बाकी जो एक गोल है और उस गोल को वो कैसे पूरा करेंगे, उस पर अलग बनाऊंगा। लेकिन आज मैं एक ब्रीफ, मुख्तसर सी बात में मैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, मैं उनकी जो वीकनेस है, उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेंथ देख लेते हैं पहले। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर आप योगी को कंपेयर करें, गुस्सा है, कभी कभी गाली भी बक देते हैं महाराज। और ANI की जो फुटेज थी जिसमें वो कैमरामैन से कुछ कह रहे थे, वो काफ़ी चर्चित हुई। अखिलेश एक कूल टेम्परामेंट है, सहज रहते हैं, विनम्र रहते हैं, और जब सदन में बोलते हैं, पार्लियामेंट में, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। ये एक स्ट्रेंथ है उनकी, कम से कम आज के जो नेता हैं, और ख़ासकर सेकंड जनरेशन जो लीडर है। दूसरा, राजनीतिक दांव पेच की समझ। ओम प्रकाश राजभर के साथ या और बाकी OBC लीडर के साथ जिस तरह से उन्होंने इंद्रजीत सरोज को लेकर बहुत सी चीज़ें लेकर, एक गलती ये थी कि थोड़ा सा कैंपेन देर में स्टार्ट किया, उसकी अलग वजह थी, बहुत सी कारण थे उसके। लेकिन राजनीतिक समझ कई सेकंड जनरेशन नेताओं से बहुत बेहतर है उनकी। युवाओं की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, और ये जो क्रेज़ है यूथ में अक्रॉस इंडिया, या आप कह सकते हैं अक्रॉस नॉर्थ इंडिया या अक्रॉस यूपी, पैन यूपी, वो भी अद्भुत है। और आपने देखा होगा उनकी जो बस यात्रा, रथ यात्रा थी, फिर यूपी भर में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर वो यादव बेल्ट हो, चाहे फिर सुदूर गाज़ीपुर आप चले जाइए या रायबरेली बेल्ट आ जाइए, एक उनकी अपील है, उनका संगठन है। और सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़े सूबे के वो नेता विपक्ष है। एटलीस्ट 37% प्लस वोट उनके पास है। स्ट्रेंथ की बात हो गई तो वीकनेस की ज़रूर बात होनी चाहिए कि आखिर वो खामियां कमज़ोरियां क्या हैं अखिलेश 2022 के जो अखिलेश हैं। और मुझे लगता है सबसे पहले जो एक दलित और सवर्ण, इस पर उनको काम करना होगा अगर आप चाहते हैं कि एक विस्तार हो वोट में। दलितों पे उनका फोकस नहीं था। बहुत सा जाटव वोट जो था वो बीजेपी में गया है। अब वो चाहे वो ख़रीदा गया, वो ट्रांसफ़र हुआ, मैं उस पर नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक मेन वीकनेस। और सवर्ण में भी खासकर पंडितों को उन्होंने कोशिश तो की, ब्राह्मण को जो नाराज़ थे, लेकिन इट वॉज़ अ लिटिल लेट। संसाधन और अर्थ, अब अगर हम तुलना करते हैं अमित शाह के क्रोनी कैपिटलिज्म से, तो वो जो संसाधन चाहिए संगठन को खड़ा करने के लिए, कार्यक्रमों को लगातार चलाने के लिए, थोड़ा सा उसका प्रभाव कम हो रहा है। मैदान में देर से उतरे थे, तो अब शायद वो पहली बॉल से मैच खेलना चाह रहे हैं। पिछली बार स्लॉग ओवर में खेला था, इस बार शायद वो अमित शाह को, मोदी को, टीम मोदी को, जिसमें योगी भी हैं, उनको पहली बॉल से वो शायद खेलना चाह रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है हमको पिछले एक हफ्ते से। और एक कमज़ोर संपर्क तंत्र है उनका। शिकायत होती है कि साहब वो मिलते कम हैं, तो ये थोड़ा उनको फोकस करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं की शिकायत है, विधायकों की शिकायत है, उम्मीदवारों की शिकायत है। और एक जो राजनीतिक ठप्पा है जिसका बीजेपी प्रचार करती, बार बार प्रचार करती, मुस्लिम यादव ये वो एक रिवर्स पोलराइजेशन में कहीं ना कहीं सपा को नुकसान पहुंचाता है। और इसके लिए मुझे लगता है कि अगर वो सवर्णों को लेके आएंगे, जो मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट किया कि कभी कहा था तिलक तराजू और तलवार, इस तरह का नारा दिया था, और फिर वो सतीश चंद्र मिश्रा और तमाम रामवीर उपाध्याय और ब्रिजेश पाठक और नकुल दुबे जैसे तमाम ब्राह्मणों को आगे कर दिया। राजनीति उन्होंने अम्बेडकर की ही की, लेकिन ब्राह्मणों को आगे रखा, तो थोड़ा सा डाइल्यूट किया। और इस पर अखिलेश को सोचना होगा। एक वीकनेस है ये जो परसेप्शन उनके बारे में बनाया जाता है। और जाहिर तौर पर ऑब्जेक्टिव, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है उनके, क्या अचीव करना चाहते हैं। सबसे पहले जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई लखनऊ में, वो चाहते हैं कि बीजेपी को 50 से आगे बढ़ने ना दिया जाए। 80 सीटों में 50 पे रिस्ट्रिक्ट करें और नीचे लाएं कि 45, 46 इस लेवल पर अगर वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ले आते हैं, तो एक बहुत बड़ी जंग उनको लगता है वो समाजवादियों की तरफ से या गैर भाजपा जो एक मोर्चा उससे वो जीत लेंगे। और इसीलिए वो अभी से सीट्स आइडेंटिफाई उन्होंने करना शुरू कर दिया, कुछ दौरे भी शुरू कर दिए। जहाँ तक दूसरा पॉइंट है कि योगी को सदन में सड़क तक से घेरना, तो मैंने आपको बताया गैलेक्सी ऑफ लीडर्स इस पर उनके पास हैं। अच्छे वक्ता हैं, तेजस्वी वक्ता हैं, और एक आप कह सकते हैं सुपरस्टार्स हैं उनके पास जहाँ तक अपोजिशन की बात है। और मैंने सारे नेताओं की आपको जो मुख्य हैं उनके बारे में मैंने बताया था। संगठन जो है कहीं ना कहीं, जैसे अगर आप देखें हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, शाहजहाँपुर, लखीमपुर और पीलीभीत, ये जो बेल्ट है सेंट्रल यूपी की जो मेन बेल्ट है, आप कह सकते हैं जो 4th फेज की है, या फिर थोड़ा सा यादव बेल्ट से हट के बुंदेलखंड की तरफ जब हम जाते हैं, ये एक वीक एरिया। और ख़ासकर मेरठ से नीचे वो जो टिकैत की बेल्ट है उससे नीचे जब आप उतरते हैं, गाज़ियाबाद और उसके बाद नोएडा और उसके बाद फिर अगर आप और नीचे आते हैं मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और आगरा तक आप जाते हैं, तो ये एक वीक बेल्ट है। और यहाँ वो फोकस कर रहे हैं, संगठन को भी मजबूत करना चाहते हैं। 24 के लिए अभी से तैयारी मैंने आपको बताया है। वोट बेस का विस्तार, जी हाँ, एक्सपेंशन चाहते हैं वो, सिर्फ MY नहीं, इसको और कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। OBC को और वो लाना चाहते हैं, खासकर कुर्मी हैं, मौर्य हैं, उनको भी लाना चाहते हैं। राजभर से जो उनको सपोर्ट मिला, या फिर पल्लवी पटेल से जो सपोर्ट मिला, ऐसा सपोर्ट उनको लगता है कि और कुछ जातियों से उनको मिलना चाहिए। और यूथ को भी उन्हें आगे रखना होगा। वो जो सिनर्जी है वो उनको करनी है, सरकारी कर्मचारियों के साथ, यूथ के साथ, और भी जो धड़े हैं, महिलाएं हैं जैसे, तो उस पर भी वो काम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं फिर कहूँगा, परसेप्शन को बदलना। परसेप्शन। ये जो अमित शाह और बुलडोज़र और अतीक अंसारी और गुंडों की पार्टी और ये पार्टी और आज़म खान की पार्टी, ये इससे उनको उभरना होगा, क्योंकि ये
कहीं ना कहीं अगर भीड़ ज़्यादा दिखी तो फिर रिवर्स पोलराइजेशन शुरू हो जाता है। तो भीड़ है, फ़ायदा भी है और नुकसान भी। उसको जो बीजेपी प्ले अप करती है, उस परसेप्शन को उन्हें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि कैसे बदला जाए। अब ये जो MLC का जो चुनाव है, मैं इस पर इसलिए बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि एक तरह से सरकारी चुनाव है। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का था, वो जो कॉरपोरेटर्स हैं और फिर उसके बाद जिला पंचायत सदस्य हैं, DM और SP का बहुत बड़ा रोल है। और वो रोल आपको इस सब छीना झपटी में आपको दिख रहा हो। ये हाल उदयवीर जो सबसे खास आदमी है अखिलेश का, जब उनका ये हाल है तो बाकी उम्मीदवारों का क्या हो। तो इस पर ये जो MLC का चुनाव है, जो सरकारी चुनाव, इसको मैं बहुत पैरामीटर नहीं मानता। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो आज बॉडी लैंग्वेज अखिलेश की दिखी, फोकस्ड एकदम पूरी तरह से, ओम बिरला से मिले, वहाँ बैठे थे, लेकिन ज़्यादा समय नहीं रखा, ख़राब किया उन्होंने। बैठे और फिर अचानक उन्होंने अपना इस्तीफ़ा लिया और ओम बिरला को दिया और कमरे से बाहर आ गए। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से फोकस है और कुछ करना चाहते हैं। उनको भी इस बात का एहसास है कि अगर 2024 में उन्होंने जो अपेक्षा है उस पर वो खरे नहीं उतरे, इट कुड बी द एंड ऑफ द रोड ऑल्सो फॉर हिम। तो ये एक बात है और हमें एसेस करना पड़ेगा। फिलहाल आज जो उन्होंने कदम लिया कि संसद छोड़ी, 2017 का जो रास्ता था वो बंद कर दिया है और 2022 में एक शुरुआत करी कि नहीं, अब मैं सदन की ही राजनीति करूँगा। इसको हमें एसेस करना होगा। जल्दी एक वीडियो इस पर भी मैं बनाऊँगा। आज बस इतना ही, और समय आपसे कह रहा है इजाज़त के लिए, लेकिन एक दरख्वास्त की थोड़ा सा क्लिक करिए। अगर आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया, नोटिफिकेशन मिल जाए, और थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा शेयर करते रहिए। शेयर करेंगे तो हौसला भी बढ़ेगा, हिम्मत भी बढ़ेगी, कुछ और दमखम के साथ बातें आपके साथ कर सकूँगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।